तो प्यारे तलबा व तालिबात, आज हम हमारे ग़िज़ा और फूड के दूसरे और आखिरी हिस्से को देखने जा रहे हैं। जैसा कि आपने पहले हिस्से में पढ़ा था कि ग़िज़ा के मुख्तलिफ़ अक़साम कौन से हैं, ग़िज़ा की अज्ज़ाए तरकीबी क्या है, ग़िज़ा के मुख्तलिफ़ ज़राए कौन से हैं। तो आपने पहले हिस्से में ये देखा था कि ग़िज़ा के दो बड़े अहम ज़राए होते हैं, वो है पौधे और दूसरा है जानवर। तो प्यारे तलबा व तालिबात, हम पौधों के मुख्तलिफ़ हिस्सों को इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं। सिर्फ बकरी ही पत्तों को नहीं खाती है, बल्कि हम इंसान भी पत्तों को खाते हैं, फल को खाते हैं, फूल को भी खाते हैं। जैसा कि हम पालक, कोतमीर, पुदीना, मेथी, इस तरह हम मुख्तलिफ़ पौधों के पत्तों को पकाकर खाते हैं और फूल भी हम खाते हैं, जैसा कि गोभी का फूल, और बाज़ वक़्त हम फल वग़ैरह भी खाते हैं। ये तो इस लिहाज से हम पौधों के हर हिस्से को इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग पौधे के अलग अलग हिस्से को इस्तेमाल करते हैं, यहाँ तक कि हम पौधों की जड़ को भी इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि अदरक, आलू, गाजर, मूली, शलजम वग़ैरह। तो बच्चों, हम मुख्तलिफ़ पौधों के मुख्तलिफ़ हिस्सों को बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं। क्या कोई ऐसा पौधा भी है जिसके हर हिस्से को हम बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं? अगर है तो आप मालूम कीजिए, या आप किसी और से, अपने दोस्तों से या अपने घर में बड़ों से पूछिए और मालूम करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए, इसी मालूमात की मुनासिबत से हम किताब के सफ़े नंबर 5 पर मौजूद एक जिदवल को मुकम्मिल करते हैं। तो बच्चों, इस जिदवल के पहले कॉलम में पौधों का नाम दिया गया है। आपको दूसरे कॉलम में उस पौधे के किस हिस्से को हम बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं, उस हिस्से का नाम लिखना है। जैसा कि एक मिसाल के तौर पे यहाँ पर दे दिया गया है मेथी का पौधा, तो आपको उस जानिब क्या लिखना है कि इस मेथी के पौधे के किस हिस्से को हम खाते हैं या इस्तेमाल करते हैं। तो मेथी के पत्ते और बीज को हम इस्तेमाल करते हैं। तो बाकी के राई और गन्ना, गाजर, प्याज, बंद गोभी, हींग वगैरह, ये तमाम आपको मालूम करना है, और उनके किन हिस्सों को हम बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं वो आपको लिखना है। प्यारे तलबा व तालिबात, क्या आप जानते हैं बिरयानी या खीर बनाने के लिए हम मुख्तलिफ़ अज़ाए तरकीबी यानी ग़िज़ाई अशिया इस्तेमाल करते हैं, जैसे इलायची, लौंग, दारचीनी, तेज़पात, काली मिर्च वग़ैरह। ये तमाम मसाले कहलाते हैं और ये खुशबूदार होते हैं। इससे हमारी ग़िज़ा में भी एक लज़ीज़ क़िस्म की खुशबू भी आती है। इसके अलावा हम काजू, बादाम, किशमिश वग़ैरह भी इस्तेमाल करते हैं। इनको खुश्क मेवाजात या ड्राई फ्रूट्स कहते हैं। ये मसाले और ये ड्राई फ्रूट्स की पैदावार मख़सूस मुक़ामात पर ही होती है, इसलिए ये दस्तयाब ना होने की वजह से बहुत महंगे भी होते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि लोग किस तरह ग़िज़ाई आदतों को फ़रोग़ देते हैं। तो बच्चों, आप जानते होंगे कि एक ही इलाक़े में रहने वाले लोगों की ग़िज़ाई आदतें आम तौर पर एक जैसी होती है। जैसा कि हम तेलंगाना के इलाक़े में रहते हैं, तो तेलंगाना में जितने भी लोग रहते हैं उन तमाम की ग़िज़ाई आदत एक जैसी होती है। जैसा कि हमारी रियासत के जोग्राफियाई और मौसमी हालात के लिहाज से धान की काश्त के लिए बहुत मौजू है। यहाँ पर धान की काश्त बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ की आबो हवा उसके लिए बेहतर है। तो यहाँ पर किसान मुख्तलिफ़ अक़साम की फसलें उगाने के बावजूद भी हम धान या चावल का ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये हमको आसानी से भी दस्तयाब हो जाती है और हमारे पास ज़्यादा इसकी काश्त भी होती है, इसलिए ये हमारी एक ग़िज़ाई आदत बन चुकी है। जबकि हालांकि हम गेहूँ और मकई वग़ैरह का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमारी बड़ी ग़िज़ाई आदत जो है वो है चावल।
تو ہم چاول کا استعمال کرتے ہیں. لیکن اگر ہم ہمارے علاقے یعنی تلنگانہ سے ہم تھوڑا ہٹ کر دور جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ راجستھان میں چاول سے زیادہ مکئی، باجرا یا گیہوں زیادہ استعمال ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پر اس کی زیادہ پیداوار ہوتی ہے. تو اس لیے راجستھان کے لوگ سب سے زیادہ چپاتی یا روٹی کا استعمال کرتے ہیں بلحاظ چاول. تو یہ الگ الگ علاقوں پر الگ الگ غذائی عادتیں ہوتی ہے. تو ہم ہر قسم کی غذا کو استعمال کرنا یہ ہمارے لیے بہتر ہے. کسی سالن میں یا کسی ترکاری کو ہم اس لیے ایسا نہیں بولنا چاہیے کہ یہ مجھے پسند نہیں ہے، بلکہ ہم کو ہر قسم کی غذا کا استعمال کرنا ہمارے لیے بہتر ہے. ہر قسم کی ترکاری ہم کو کھانے کی عادت کر لینا چاہیے. یہ عادت آپ کو طاقتور اور توانا بنائے گی انشاءاللہ. تو آئیے بچوں، اب ہم دیکھیں گے غذا کی تیاری کے مختلف طریقے. غذا کی تیاری ایک بہت ہی اہم فن ہے جو زندگی کے لیے بے حد ضروری ہے. غذا کی تیاری کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں، جیسا کہ ہم چاول کو ابال کر پکاتے ہیں، لیکن اڈلی کو اس طریقے پر نہیں بنایا جاتا، بلکہ اڈلی کو تو بھاپ پر بنایا جاتا ہے. جبکہ آلو چپس کو ہم تلتے ہیں. تو پکانے کے چند طریقے ہوتے ہیں. ہم اور آپ کو اس طریقوں کے بارے میں جاننا بے حد ضروری ہے. تو آئیے ہم ایک جدول کے ذریعے پکانے کے مختلف طریقوں کے عمل کو دیکھیں گے. تو بچوں، آپ کی کتاب کے صفحے نمبر 6 پر ایک جدول دی گئی ہے غذا کے تیار کرنے کا عمل کے نام سے. تو اس جدول کے ایک طرف آپ کو غذا کی تیاری کے طریقے دیے گئے ہیں، آپ کو دوسری طرف غذائی اشیاء کے نام لکھنا ہے. تو آپ کو جو غذا کی تیاری کے طریقے دیے گئے ہیں اس طریقے کے لحاظ سے کون سی غذا کو تیار کیا جا سکتا ہے ان کا یہاں پر آپ کو دوسری طرف نام لکھنا ہے. ایک طرف طریقہ ہے، دوسری طرف اس طریقے پر کس غذا کو تیار کیا جاتا ہے آپ کو اس کا نام لکھنا ہے. آپ کو یہاں پر چند مثالیں دی گئی ہے، باقی آپ اپنے طور پر اپنے گھر والوں سے یا اپنے دوستوں سے گفتگو کر کر اسے مکمل کیجئے. تو چلیے ہم مزید آگے بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ مزیدار غذا کس طریقے سے تیار کی جا سکتی ہے. ہم عام طور پر کہتے ہیں کہ غذا مزیدار ہے، لیکن غذا کو مزیدار کس طرح بنایا جاتا ہے؟ مزیدار غذا کا انحصار اس کے اجزائے ترکیبی، پکانے کے طریقے اور ہماری تہذیبی عادتوں پر ہوتا ہے. کیا آپ کسی غذائی آئٹم کو پکانے کا طریقہ جانتے ہیں؟ اگر نہیں جانتے ہیں تو چلیے ہم ایک طریقہ تو آج سیکھ ہی لیں گے. تو یہ ہے آپ کے اسکرین پر آمینہ. تو آمینہ چاہتی ہے کہ ٹماٹر کا سالن بنایا جائے. تو وہ کہتی ہے کہ ٹماٹر کا سالن اس طریقے سے بنایا جاتا ہے. تو سنیے، مجھے ٹماٹر کا سالن پسند ہے. اس کو پکانے کا طریقہ میں نے اپنی والدہ سے سیکھا ہے. ٹماٹر کا سالن بنانے کے لیے ہمیں 2 ٹماٹر، 1 عدد پیاز، 2 ہری مرچ، 1 لال مرچ، ہلدی پاؤڈر، نمک، تیل، رائی کے بیج، ماش کی دال اور زیرہ چاہیے. سب سے پہلے تمام ترکاریوں کو صاف پانی سے دھو لیں اور اسے باریک ٹکڑوں میں کاٹ لیں. چولہے پر توا رکھ کر 3 چمچے تیل ڈالیں. جب تیل گرم ہو جائے تو ایک چمچہ رائی، ماش کی دال اور زیرہ ڈالیں. اس کے بعد ہری مرچ اور لال مرچ کے ٹکڑے شامل کر کے ایک چٹکی بھر ہلدی کا پاؤڈر ڈالیں. آدھے منٹ کے بعد پیاز اور ٹماٹر شامل کر لیں. اس کے بعد تھوڑا سا نمک ڈال کر ڈھانک دیں. 5 منٹ کے بعد مزیدار سالن تیار رہے گا. آپ بھی کھائیے اور اپنے ٹیچر کو بھی کھلائیے. تو پیارے بچوں، آپ نے غذا کو تیار کرنے کے مختلف طریقوں کے بارے میں معلومات حاصل کر لی ہے. اب آپ کو اس بات کا بھی علم ہونا بے حد ضروری ہے کہ غذا کو کس طریقے سے محفوظ رکھا جا سکتا ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سالن کو 1-2 دن رکھا جاتا ہے تب وہ خراب ہو جاتا ہے. لیکن آپ ایک بات اور بھی نوٹ کیے ہوں گے کہ اچار ایک لمبے عرصے تک اچھی حالت میں رہتا ہے.
क्यों रहता है? क्योंकि इसको महफूज किया गया है। बाज़ ग़िज़ाई अशिया को महफूज करने के लिए हम नमक लगाकर सुखाते हैं। बाज़ इलाक़ों में आमतौर पर खुश्क मछलियों का इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा होगा कि घर में तरकारियों और गोश्त को भी सुखाकर अचार बनाते हैं। तो इस तरीक़े से आप मालूमात हासिल कीजिए, अपने घर में पूछिए कि ग़िज़ा को किस तरीक़े से हम महफूज रख सकते हैं, ज़्यादा दिनों तक रख कर हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको इस्तेमाल करने के लिए किन अशिया का इस्तेमाल किया जाता है, उसके बारे में भी आप मालूमात हासिल कीजिए। और आपकी किताब के सफ़े नंबर 8 पर एक जदवल दिया गया है, जिसके पहले कॉलम में ग़िज़ा को महफूज करने के चंद तरीक़े दिए गए हैं। उन तरीक़ों को इस्तेमाल करते हुए किन ग़िज़ाई अशिया को महफूज किया जा सकता है, उनकी मिसालें आप लिखिए। तो बच्चों, एक बात आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि साहिली इलाक़ों में मछली को महफूज रखने के लिए धुआं देने यानी स्मोकिंग का तरीक़ा आम होता है। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि तरकारियों और फलों को इस्तेमाल करते हुए ग़िज़ा तैयार करना एक फ़न है। बाज़ लोग तरकारियों के ज़रिए मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइन और आराइशी अशिया बनाते हैं, चंद खूबसूरत अशिया बनाते हैं। इसको तरकारी नक्शकारी कहते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर चंद तस्वीर दी गई है, आप भी इस तरीक़े से नक्शकारी करने की कोशिश कीजिए। तो ये था हमारा सबक, हमारी ग़िज़ा अवर फूड 6th क्लास से। हम मिलते हैं अगले वीडियो पर। खुदा हाफिज़।